सर्वेभ्यो नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को सीखने जा रहे हैं। समास प्रकरण काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसा ये प्रकरण है जो हमें स्कूल लेवल में 8, 9, 10th में भी बहुत काम में आता है, टीचिंग के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है और साथ में बीए यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिलेबस में भी ये प्रकरण होता है। तो उसी समास प्रकरण को पाणिनीय पद्धति से हम देखने जा रहे हैं। तो आज से शुरुआत करेंगे। शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धांगुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इस तरह से हमने प्रार्थना की है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी ये ग्रंथ है, ये हमारे व्याकरण शास्त्र का यानी कि पाणिनीय व्याकरण शास्त्र का जो मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसका एक लघु रूप है, उसका एक शॉर्ट वर्जन है। हम जानते ही है कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें 8 अध्याय यानी कि 8 चैप्टर्स है और करीब 4000 सूत्र है। लेकिन ये 4000 सूत्र हमें डे टू डे लाइफ में काम में नहीं आते। 4000 सूत्रों में पाणिनि महर्षि ने संपूर्ण संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा, लेकिन इतना हमारे डे टू डे लाइफ के लिए यूज़फुल नहीं है। डे टू डे लाइफ के लिए हम संधि, समास ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस वजह से पाणिनि महर्षि के काफ़ी सालों बाद 17th सेंचुरी में करीब आए हुए वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने उस 4000 में से करीब 1200 सूत्र यानी कि 1276 सूत्र लिखे लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के ग्रंथ की रचना की। और ये ग्रंथ डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति अगर पाणिनीय व्याकरण सीखना चाहे तो डायरेक्टली पाणिनीय व्याकरण सीखने से अच्छा लघु सिद्धांत कौमुदी का पहले अभ्यास करके अगर बाद में पाणिनीय अष्टाध्यायी का अभ्यास करने की प्रथा है और ये काफ़ी सरल भी है। ये जो वरदराज आचार्य थे महाराष्ट्र के व्याकरण विद्वान भट्टोजी दीक्षित महोदय के शिष्य थे। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के ग्रंथ की रचना की जो लघु से अष्टाध्यायी का एक लघु रूप है और ये हम लोग एक ब्रिज की तरह कह सकते हैं कि ये कनेक्ट करता है सामान्य व्याकरण, हमारा स्कूल लेवल का व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण, इन दोनों को। तो जब हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो उसमें हमें तीन प्रकार की प्रक्रिया पता चलती है, 3 प्रकार की विधि पता चलती है। एक है वर्ण विधि। वर्ण का अर्थ होता है अल्फ़ाबेट। तो जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स अ, आ, ई, उ इनके बारे में विचार किया जाएगा वो संधि प्रकरण जो है वर्ण विधि है। दूसरा प्रकरण है समास प्रकरण जो पद विधि में आता है। पद का अर्थ होता है शब्द, अर्थपूर्ण शब्द, मीनिंगफुल वर्ड यानी कि पद। और समास में हम लोग पद का ही विचार करते हैं, जैसे कि दशरथ पुत्र। दशरथ और पुत्र ये दोनों एक कंप्लीट पद है और इसी वजह से ये पद विधि है। और तीसरा है कारक जो वाक्य विधि में आता है। जब हमें एक वाक्य कहना है
तो हमें क्रियापद के साथ साथ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान इन अलग अलग कारकों की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से कारक जो है वो वाक्य विधि में आते हैं। आज से हम समास प्रकरण सीखने जा रहे हैं, यानी कि हम पद विधि सीख रहे हैं। समास प्रकरण यानी कि पद विधि, पद यानी कि शब्द, तो शब्द का विधि, शब्द के ऊपर की गई प्रक्रिया, शब्द का विचार समास प्रकरण में होता है। तो समास, इंग्लिश में उसे कंपाउंड ऐसे कहते हैं। ये भारतीय भाषाओं का एक वैशिष्ट्य है। फॉरेन लैंग्वेज में भी कंपाउंड उनके भाषा में भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग भारतीय भाषाओं को देखते हैं, संस्कृत, मराठी, हिंदी, ऐसे जो संस्कृतोद्भव भाषाएं हैं, उसमें ये जो समास है या कंपाउंड है, ये हमें एक फीचर के रूप में दिखाई देता है। ये भारतीय भाषाओं का एक बहुत ही सुंदर वैशिष्ट्य है। समास क्यों करना चाहिए या समास क्यों सीखना चाहिए, ऐसे अगर हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होगा तो समास सीखना चाहिए भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए। अगर हमें बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी के भाषा में कहना है, अगर हम अच्छी वाङ्मय निर्मिति, साहित्य निर्मिति करना चाहते हैं, या फिर हमारी भाषा अगर अच्छी करनी है, हमें भाषा का सौंदर्य बढ़ाना है, तो हमें समास की ज़रूरत होती है। साथ साथ में समास करने से हमारा टाइम भी सेव होता है, एनर्जी भी सेव होती है। अगर हम लोग पेपर के ऊपर लिख रहे हैं तो हमारा वो स्पेस भी सेव होता है। तो इन सारे लाभों के लिए हमें समास करना है। संस्कृत के एक महान लेखक, महान कवि, महान विद्वान बाणभट्ट जी ने भी समास का बहुत ही सुंदर तरीके से उपयोग किया है। बाणभट्ट जी ने कादम्बरी नाम का एक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे समास करके उनका एक एक शब्द, एक एक लाइन तक उन्होंने भी बड़ा किया है। उनकी एक एक वाक्य, उनका एक एक सेंटेंस 4-4 पेज का है, ऐसे कहा जाता है। तो ये किससे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ समास की वजह से, और इसी वजह से हमें समास पढ़ना है। और समास से जो शब्द है सम प्लस आस, इन धातुओं से बना है। सम का अर्थ होता है टुगेदर, एक साथ। आस का मतलब होता है पुटिंग, रखना। तो सम आस मीन्स एक साथ रखना, पुटिंग टुगेदर। हम समास में दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ रखते हैं, और इसी वजह से ये समास है। समास की व्याख्या और अलग तरीके से की गई है। समसनम समासः, समसनम का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम, संक्षिप्त करना यानी कि लघु करना, छोटा करना, शॉर्ट करना। तो संक्षिप्तीकरणम का अर्थ है मेकिंग शॉर्ट। हम समास में शब्दों को, बहुत से शब्दों को शॉर्ट तरीके से कहते हैं, और इसी वजह से हमारा टाइम, एनर्जी, स्पेस सेव होती है, और साथ में भाषा का सौंदर्य भी बढ़ता है। एक उदाहरण लेंगे, रामः च कृष्णः च, राम और कृष्ण, ऐसे अगर हमें कहना है तो 3 या 4 शब्द है, लेकिन जब हम उसे शॉर्ट करते के राम कृष्ण ऐसे एक समास तैयार करते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो 4 अलग अलग शब्द है उसको हमने एक ही शब्द में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा यहाँ पे संक्षिप्तीकरणम यानी कि मेकिंग शॉर्ट हो गया। सुनने के लिए भी अच्छा लगता है, भाषा का सौंदर्य भी अच्छा होता है, और टाइम, एनर्जी सभी सेव होती है, शॉर्ट होता है, और इसी वजह से हम समास करते हैं। तो हमने जाना कि समास इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मीनिंगफुल वर्ड। समास, कंपाउंड, ये 2 या 2 से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों का एक सम्मिलन है। समास करने के लिए हमें कम से कम 2 अर्थपूर्ण शब्द चाहिए। 2 या 2 से अधिक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल शब्दों का हम समास करते हैं, जैसे कि दशरथ और पुत्र, ये 2 शब्द हमने लिए। दशरथ ये पहला शब्द, पुत्र ये दूसरा शब्द, और उससे हमने दशरथ पुत्र ये एक समास तैयार किया। तो अभी हमें पता चला कि समास करने के लिए कम से कम 2 शब्द ज़रूरी है, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहला शब्द है उसे व्याकरण की भाषा में पूर्व पद कहा जाता है, और जो दूसरा शब्द है उसे व्याकरण की भाषा में उत्तर पद कहा जाता है। तो अगर हम राम कृष्ण ये समास कर रहे हैं तो राम ये पहला शब्द है यानी कि वो पूर्व पद है, और कृष्ण ये दूसरा शब्द है
वो यानी कि वो उत्तर पद है। यदि हम दशरथ पुत्र ये समास कर रहे हैं तो दशरथ ये पहला शब्द है और पुत्र ये दूसरा शब्द यानी कि उत्तर पद है। तो इस तरह से किसी भी समास में दो शब्द होते हैं, कम से कम दो शब्द है, पहले शब्द को हम पूर्व पद कहेंगे और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व पद और उत्तर पद के इम्पोर्टेंस के ऊपर ही हमारे समास के 5 प्रकार हुए हैं। समास के कितने प्रकार है? तो समासः पंचधा, समास के 5 प्रकार है। पंच का अर्थ है 5, 5, धा यानी कि प्रकार, टाइप्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ समास। समास के 5 प्रकार है। उसमें से पहला प्रकार है केवल समास। केवल समास, ओनली समास, ना पूर्व पद को इम्पोर्टेंस है ना उत्तर पद को इम्पोर्टेंस है। तो अगर ऐसा समास है जिसमें दोनों में से किसी शब्द को इम्पोर्टेंस है, ऐसे क्लियरली बताया ही नहीं है, सिर्फ वो दो शब्दों को लेके समास कर दिया, तो वो होता है केवल समास। और इसी वजह से केवल समास के बारे में कहा गया है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः। विशेष संज्ञा यानी कि स्पेशल टर्मिनोलॉजी, विनिर्मुक्त मीन्स फ्री, इट इज़ फ्री फ्रॉम स्पेशल टर्मिनोलॉजी। ये किसी भी प्रकार के विशेष संज्ञा से, स्पेशल नाम से फ्री हो चुका है, उसे कोई स्पेशल नाम दे ही नहीं सकते। केवल समास बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत छोटा भी है। लघु सिद्धांत कौमुदी में उसके 2-3 ही उदाहरण आए हैं, तो बहुत ही स्पेशल उदाहरण है, बहुत ही कम उदाहरण है। हम इतने अगर याद रखेंगे तो हमें केवल समास आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा प्रकार है वो है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला शब्द अव्यय होता है और जो प्रधान होता है उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अर्थ प्रधान, पहले पद का अर्थ प्रधान होता है। यहाँ पे सिर्फ पूर्व पद प्रधान दिया है, लेकिन हम अर्थ लेते वक्त, उसको समझते वक्त पूर्व पद अर्थ प्रधान ऐसे समझेंगे। तो जिस शब्द में, जिस समास में पहले शब्द को इम्पोर्टेंस है, यानी कि पहला शब्द जो कि अव्यय है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम कहेंगे पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। समास का तीसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। जहाँ पे उत्तर पद अर्थ प्रधान, जहाँ पे दूसरे शब्द को इम्पोर्टेंस होगा, वहाँ पे वो तत्पुरुष समास कहा जाएगा। उदाहरण है दशरथ पुत्र, दशरथ का बेटा, या फिर दशरथ पुत्री, दशरथ की बेटी। जब हम कहते हैं दशरथ पुत्र या दशरथ पुत्री, तो हमारे आंखों के सामने राम यानी कि दशरथ के बेटे या फिर दशरथ की बेटी आएगी। यहाँ पे दशरथ ये पूर्व पद को महत्व नहीं है, तो पुत्र या पुत्री उस उत्तर पद को महत्व है, और इसी वजह से ये तत्पुरुष है। समास का चौथा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। जिस तरह से युद्ध में दोनों पहलवानों को या दोनों प्रतिस्पर्धियों को इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस समास में उभय पद अर्थ प्रधान, दोनों शब्द को, उभय का अर्थ होता है बोथ, टू, दोनों शब्द को इक्वली इम्पोर्टेंस है, समान महत्व है, उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। उदाहरण है राम कृष्ण, मैं राम कृष्ण की भक्ति करता हूँ। तो मैं किसकी भक्ति करता हूँ, राम की या कृष्ण की? दोनों की। अहम राम कृष्ण भजे, दोनों की भक्ति करता हूँ, तो दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस है, वो है द्वंद्व समास। और समास का आखिरी उदाहरण है बहुव्रीहि समास। अन्य पद अर्थ प्रधान बहुव्रीहि समास, जहाँ पे किसी अन्य पद यानी कि किसी तीसरे ही शब्द को इम्पोर्टेंस है, ना पूर्व पद को ना उत्तर पद को, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। ज़्यादा करके जो भगवान के नाम हैं वो बहुव्रीहि समास में होते हैं। उदाहरण गजानन, गज का अर्थ है एलिफेंट, हाथी। आनन का अर्थ है मुख, माउथ, यानी कि हत्ती का माउथ, माउथ ऑफ एलिफेंट। लेकिन जब हम कहते हैं गजानन, तो हमारे सामने हाथी का मुंह नहीं आता, तो भगवान गणपति आते हैं। गणपति भगवान का मुंह हाथी की मुंह की तरह है।
तो वहाँ पे किसी दूसरे शब्द को यानी गणपति भगवान को इम्पोर्टेंस है, उनकी मूर्ति हमारे आंखों के सामने आई, जबकि हमने गणपति भगवान का नाम लिया ही नहीं था, हमने तो गजानन कहा था। लेकिन फिर भी गणपति भगवान की मूर्ति सामने आती है तो वो है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नील मीन्स ब्लू, कंठ मीन्स गला। तो जब हम कहते हैं नीलकंठ तो हमारे आंखों के सामने नीला गला नहीं आता, तो नीला गला जिसका है वो भगवान शंकर हमारे आंखों के सामने आते हैं, और इसी वजह से ये बहुव्रीहि समास अन्य पद अर्थ प्रधान होता है। तो इस तरह से हमने समास के 5 प्रकार देखे। जब हम सामान्य व्याकरण पढ़ते हैं तो हमें समास के सिर्फ 4 ही प्रकार मिलते हैं। वहाँ पे केवल समास नहीं होता, लेकिन ये जो केवल समास है ये एक पाणिनीय व्याकरण का एक वैशिष्ट्य है। तो हमें सिर्फ पाणिनीय व्याकरण में वो केवल समास नाम का पहला प्रकार जो है वो मिलता है, बाकी के 4 प्रकार हम सामान्य व्याकरण में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने समास के 5 प्रकार देखे। उसमें केवल समास ये काफ़ी विशेष है क्योंकि वो सिर्फ पाणिनीय व्याकरण में मिलता है और बहुत ही छोटा उदाहरण ये एक प्रकार है। अगले लेक्चर से हम केवल समास ही पढ़ने वाले हैं। अभी और एक कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखनी है, वो है विग्रह। विग्रह यानी कि डिसोल्यूशन। जिस तरह से हमने 2 शब्दों को एक करके समास कर दिया, तो बिल्कुल उसी तरह से हमें 2 शब्दों को अलग करना पड़ेगा। जैसे H2O दोनों अलग है, दोनों एक साथ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमें केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें 2 शब्दों को अलग करना है। तो ये जो विग्रह है 2 प्रकार का होता है। लौकिक विग्रह यानी कि हमारे सामान्य व्याकरण का 8, 9, 10 का सीखा हुआ विग्रह, और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह जो हम आज से सीखने वाले हैं अभी से, वो है पाणिनीय व्याकरण का विग्रह। लौकिक विग्रह यानी कि हमारे 8, 9, 10 का विग्रह। एक उदाहरण लेते हैं, दशरथ पुत्र, दशरथ का बेटा, तो दशरथस्य पुत्रः षष्ठी तत्पुरुष समासः। ऐसे हमने लौकिक विग्रह किया जो कि सामान्य व्याकरण में 8, 9, 10 में हम लोग सीखते हैं। उसी को उन्होंने अलौकिक विग्रह में दिया है दशरथ गस। गस ये जो है ये षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय है। जिस तरह से हम दशरथस्य, तो बाजू में ये जो स्य है, फॉर एग्जाम्पल देवस्य, ये जो देव या दशरथ के बाजू में जो स्य लगा है वो स्य यानी कि वो गस प्रत्यय। यहाँ पे ये अलौकिक पद्धति से व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। उसी तरह से पुत्र, पुत्र के बाजू में विसर्ग है, जैसे कि देव, प्रथमा का एक वचन जो होता है वहाँ पे विसर्ग होता है पुल्लिंग में। तो पुत्र के बाजू में जो विसर्ग है वो विसर्ग बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे सु लिखा है। तो ये दशरथ के बाजू का जो गस है वो स्य को इंडिकेट करता है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन के प्रत्यय को इंडिकेट करता है, और पुत्र के बाजू में जो सु है वो विसर्ग को यानी कि प्रथमा के एक वचन के प्रत्यय को इंडिकेट करता है। इस तरह से हमने विग्रह के लौकिक और अलौकिक के 2 प्रकार देखे। हमें एक बात बहुत ध्यान से जाननी है, वो है पाणिनि महर्षि हमेशा अलौकिक विग्रह बताते हैं। हम पाणिनीय व्याकरण में अलौकिक विग्रह पढ़ेंगे, यानी कि इससे पहले हमें लौकिक विग्रह जो सामान्य व्याकरण में होता है वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सामान्य व्याकरण का समास जो है वो जब हमारी अभ्यास हो चुका है, हमारी पढ़ाई हो चुकी होती है, तब हम लोग अगले स्टेप में पाणिनीय व्याकरण या पाणिनीय समास सीखते हैं। तो इस तरह से आज हमने विग्रह तक जाना, यानी कि हमने समास का परिचय देखा। अभी हमने सूत्र को शुरुआत की नहीं है, अगले लेक्चर से, अगले पार्ट से हम लोग सूत्र भी देखेंगे। तो तभी हम समास करने के लिए जितने सूत्र हैं और साथ साथ में केवल समास के लिए कौन से सूत्र है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।